चलिए जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो अकाउंटिंग एजम्पशन चल रही थी, हम उनको ही कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट एजम्पशन है वो है आपकी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? देखो, आपके पास मैं दो चीज़ें बताता हूँ, आप मुझे बताना इसमें से कौन सी चीज़ को लिखना, कौन सी चीज़ को रिकॉर्ड करना ईजी होगा, है ना। मैंने बोला कि मैंने 10,000 का सामान खरीदा, पहली ट्रांजेक्शन, ठीक है। दूसरी ट्रांजेक्शन मेरी इसके साथ लड़ाई होगी, भाई दोनों ट्रांजेक्शन है, दोनों काम ही एक तरीके के। तो इसमें से हम कौन सी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं? दैट इज मिजरेबल इन मनी फॉर्म, जो एक मनी फॉर्म में मिजरेबल है, जिसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहते हैं? ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। मीन्स जो ट्रांजेक्शन, जो इवेंट आपके मनी की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, मनी की वैल्यू में दिखा सकते हैं, हम उनको ही क्या करेंगे? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। जो उसके अलग चीजें हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपका ये है कि एक मैनेजर था, मैनेजर हमारा बिजनेस छोड़ के चला गया, उसकी कोई मनी वैल्यू तो नहीं है ना। मतलब देखो, अगर कोई अच्छा मैनेजर था, मेरे बिजनेस को छोड़ के गया, उससे मेरे बिजनेस को लॉस तो होगा। सिंपल सी बात है, एक अच्छा बिजनेसमैन आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, आप नए नए को लेके आओगे, एक नया पुराना मैनेजर गया, नया मैनेजर तो आएगा, भाई हमें काम चलाना है, अपना रखना पड़ेगा। लेकिन जो पुराना अच्छा मैनेजर था, उसकी वजह से जाने से मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी बिजनेस को अच्छे से जानता है, सारी चीजें अच्छे से जानता है मेरे बिजनेस के बारे में। लेकिन उसको हम मनी की फॉर्म में नहीं देख सकते कि कितना नुकसान हुआ है, क्या चीजें हुई हैं, किसी के बीच में झगड़ा हो गया, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जब हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम उन्हें रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। दूसरा, आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे उनकी कॉमन यूनिट क्या होगी? मनी होगी। फॉर एग्जाम्पल कैश है 10,000 का, तो कैश तो 10,000 का हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे कि ऐसे लिख देंगे कैश 10,000। बात समझना, फिर तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो चीजें, अभी आगे प्रैक्टिकल का पार्ट है वो तो। दूसरा, मैंने बोला फर्नीचर खरीदा, मैंने सपोज करो चेयर खरीदी दो, है ना। तो आप अपनी बुक्स में ये नहीं लिखोगे, आप अपने अकाउंट्स में लिखोगे चेयर दो, बल्कि चेयर की क्या लिखोगे? वैल्यू लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपने दो चेयर जो खरीदी वो 5,000 की खरीदी, फर्नीचर आपने 5,000 का खरीदा, तो आप अपनी बुक्स में, आप अकाउंट्स में जो भी लिखोगे वो वैल्यू मनी की फॉर्म में लिखोगे, मतलब 5,000। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग खरीदी ₹5 लाख की, ठीक है, यू हैव परचेज बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख, आपने बिल्डिंग खरीद ली। अब जो बिल्डिंग आप रिकॉर्ड करोगे, ये नहीं रिकॉर्ड करोगे एक बिल्डिंग, आप रिकॉर्ड करोगे बिल्डिंग इज इक्वल टू 5 लाख। आपको जो रिकॉर्ड करनी है वैल्यू, वो उसकी मनी फॉर्म में करनी है। इतनी बात क्लियर? उसके बाद देखिए अगला कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? देखो, एक बिजनेस है, सब हमने बताया था कि बिजनेस क्या है, हमेशा चलते ही रहेगा हमारा, है ना। एक बिजनेस कि हमारा बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा, हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा चलता ही रहता है ना। बिजनेस इज ऑनगोइंग कंसेप्ट की बिजनेस हमारा चलता ही रहेगा बहुत लंबे समय तक, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। जब हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल आज 1 अप्रैल 2012 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस मेरा चलता रहा, वो जाके 2020 में बंद हुआ, ठीक है। अब इतने टाइम के बीच में मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, बिल्कुल जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो तभी पता लगेगा ना जब बिल्कुल बिजनेस खत्म हो जाएगा। मैंने बिजनेस लगाया था, मैंने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में मैं काम करता रहा, फिर जब लास्ट में बिल्कुल मैंने खत्म कर दिया बिजनेस, फैक्ट्री में जो मशीन थी वे बेच दी, सब कुछ कर दिया, बिल्कुल जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो मुझे कब पता लगेगी? बिल्कुल एंड में जाके। लेकिन अब इतने साल में कौन से साल में प्रॉफिट हो रहा है, कौन से साल में लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो हम उसे किस तरह से सही करें, आप समझ रहे हो कि अगर लॉस हो रहा है तो हमसे किस तरह से सही करें। तो अगर ये तो बात मुझे कब जाके पता लगेगी? 2020 में, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए क्या किया टैक्स में और जो हमारे अकाउंटिंग में क्या करा कि आपके जो बिजनेस की लाइफ है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो बिजनेस की लाइफ है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? स्मॉल पार्ट्स में। स्मॉल पार्ट में जनरली आपका जो बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड लिया जाता है वो लिया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फॉर एग्जाम्पल अगर अब बात करें तो ये कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो गया, खत्म कब होएगा? 31 मार्च 2011। ये आपको कौन सा ईयर बताया था मैंने आपको? फाइनेंशियल ईयर।
that started from 1st April 2020 and end in 2021 31st मार्च। तो ये आपने क्या लिया, अकाउंटिंग पीरियड लिया कि एक साल का मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो यहां देखिए क्या बताया इसने, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट लाइक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने पड़ते हैं, ताकि वो अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन और अपने एक पर्टिकुलर ईयर का, एक पर्टिकुलर पीरियड का, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उस पोजीशन को डिस्क्लोज करने के लिए वो ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे दो कंसेप्ट और हो जाते हैं यहाँ पे। वो कौन सा कंसेप्ट, एक आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है भाई, इतने टाइम बाद एक टाइम गैप के बाद हमें पता लगेगा वो चीजें, तो हम करेक्टिव मेजर नहीं ले सकते, हम करेक्टिव स्टेप्स नहीं उठा सकते। तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस की जो बड़ी लाइफ है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्मॉल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करा, दैट दे हैव टेकन द बेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड विच इज 1st अप्रैल टू 31st मार्च। हमने 1st अप्रैल से 31st मार्च का एक अकाउंटिंग पीरियड सेट कर लिया, और उस अकाउंटिंग पीरियड के बाद हमें फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक आपकी बैलेंस शीट और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू।